स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज की क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम के कंपैरिजन में ये कितना ही वेरिएशन है यहाँ पर, और एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के साथ कैसे रिलेट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कैसे रिलेट करता है, पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखा जाएगा, और अगर कोई पार्टिकल सिंपल एक लीनियर मोशन फॉलो कर रहा है तो क्या उसके साथ भी एंगुलर मोमेंटम होता है कि नहीं होता है। छोटी छोटी बातें आज सारी हम इस टॉपिक में कोशिश करेंगे सीखने की। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है एल वेक्टर से। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको एल वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखो बेटा, मैं यहाँ पर एक अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में एक पार्टिकल है जो कि किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑब्वियसली इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है O, तो इस पॉइंट के अबाउट आपसे पूछ लिया जाता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो यहां से क्या बात सामने आई कि एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइन की जाती है किसी एक पर्टिकुलर ओरिजिन के अबाउट, किसी एक एक्सिस के अबाउट उसको डिफाइन किया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट डिफाइन किया जाएगा। राइट, हम हवा में नहीं कह सकते कि ये जो पक्षी जा रहा है, ये जो बॉल जा रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। नहीं, इसका एंगुलर मोमेंटम उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ऐसा हमेशा ही आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो यहां पर भी मैंने आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम में क्या बताया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका हमें एंगुलर मोमेंटम की अगर चर्चा करनी हो ओरिजिन के अबाउट, तो हम कैसे देखेंगे। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या होता है कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है, जिसको मैं r वेक्टर लिखता हूं। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है, m मास है, और यहां पर दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। अब इस थीटा एंगल के कंपैरिजन में मैं अगर देखूं तो एक पार्ट तो है जिसको मैं लिख सकता हूं r cos ऑफ थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूं r sin ऑफ थीटा, r sin ऑफ थीटा। दिस r sin ऑफ थीटा इज नथिंग बट r परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो कि ये जो r परपेंडिकुलर है, ये क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर विद द वेलोसिटी वेक्टर। देखो वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है और r परपेंडिकुलर y एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये मैं सब इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, जो p वेक्टर होता है, उसको हम बड़े प्यार से क्या लिख देते हैं, मास टाइम वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा लिख देते हैं। सबको पता है, ये बड़ा आसान सी बात होती है। ठीक है, तो जब एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो इसको बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट मींस ये पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा लीनियर मोमेंटम के साथ, इसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो इस एक्सप्रेशन को हम अगर ओपन करें, p की वैल्यू हम मास टाइम्स वेलोसिटी अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वी कैन टेक दिस मास आउट ऑफ द ब्रैकेट। तो मास को हम यहां लिख के तो लिख सकते हैं r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया l वेक्टर, आसान सी बात है। अब देखो ये जो r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर है, ये किस चीज को, यहां पर देखो आपको दिख रहा है, आपको v वेक्टर भी दिखाई दे रहा है, आपको r वेक्टर भी दिखाई दे रहा है। तो जब ये सिनेरियो आपके सामने दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा r v sin ऑफ थीटा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी ओपन करते हैं तो एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स हम लिखते हैं साइन ऑफ थीटा। अब देखो r sin थीटा, r sin थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो l होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसका लिख सकता हूं मास और स्पीड
और आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, और इसकी डायरेक्शन भी लिखी जा सकती है। फिलहाल चलो मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, इसकी डायरेक्शन भी लिखी जा सकती है, डायरेक्शन भी सिखाएंगे आपको। ये जो एक्सप्रेशन है ये वेक्टर फॉर्म में है, ये जो एक्सप्रेशन है बेटा ये वेक्टर फॉर्म में है, और इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता लगता है कि जो डायरेक्शन होगी ना, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डायरेक्शन। आपको पता है ये कौन डिसाइड करेगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, कि आर हमें पता है कि जब ए और बी होते हैं, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर होता है, तो ये एक नया वेक्टर होता है विच इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये बात हम सारे जानते हैं, ठीक है ना, कि ये जो सी वेक्टर हो गया ये ए से भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली ये जो एल वेक्टर है दैट इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, वो आर से भी परपेंडिकुलर होगा और वी से भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एल वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन में जिसमें आर और वी है। इस सिचुएशन में आर वेक्टर और वी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। इसका मतलब जो एल वेक्टर है दैट इज अलोंग द जी एक्सिस, ना ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा ना ही वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। एल वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। और परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन कैसा होगा? या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा या इनटू द प्लेन होगा, इस तरह से होगा। तो वो कैसा सिचुएशन होगा हम अपने राइट हैंड की सिचुएशन से देख सकते हैं। आर क्रॉस वी है कि आर की तरफ फिंगर्स रखिए ऐसे, है ना, और वी की तरफ इसको रोटेट कर दीजिए। जब आप इसको वी की तरफ रोटेट करेंगे, आर ऐसे था, राइट, ये देखो आर ऐसे था, ये आर वेक्टर था ना, इधर अगर मैं बनाऊं तो ये आर वेक्टर था, और इस डायरेक्शन में है वी वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा है। तो आर से वी की तरफ फिंगर को कर्ल करिए, तो जो थंब होगा कैसा है? पॉइंटिंग इनटू द प्लेन। इसका मतलब यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है एल वेक्टर की वो कैसी है? इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन इसकी डायरेक्शन होगी, करेक्ट। इस सिचुएशन में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा दैट इज इनटू द प्लेन। वेक्टर फॉर्म हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। एम वी आर परपेंडिकुलर। यहां पर देखो इस छोटे से एक्सप्रेशन से हमें और क्या बात समझ आती है, हमने ये पूछ लिया जा सकता है कि जैसे ये छोटा सा सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था इस तरह से, तो आपको बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा, और बी पॉइंट के अबाउट क्या होगा। तो ये आपको एच दे दिया गया, ये हाइट जो है एच दे दी गई है, और इसका मास एम है। अब बेटा यहां पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप देख सकते हो कि इसका लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट देखूंगा तो वेलोसिटी और बी पॉइंट के लिए ये इसका हो जाएगा आर परपेंडिकुलर वेक्टर, दिस वन रिप्रेजेंट्स द आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, तो वो कितना लिखा जाएगा? एम वी आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम वी एच लिखा जा सकता है। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट बी इज इक्वल्स टू एम वी एच। सिमिलरली अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, अगेन ये वाली सिचुएशन सामने आएगी, और ये वाली सिचुएशन जब सामने आएगी तो हमें कौन सा वेक्टर लेना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, राइट। तो परपेंडिकुलर ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट, ये हो गया आर पैरेलल, और ये हो गया आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर ये लिखा जाएगा, आर परपेंडिकुलर ये लिखा जाएगा, ओ के लिए भी एच ही लिखा जाएगा। तो अगेन एम वी आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम वी एच, यही आंसर होगा। थर्ड केस में
अगर ए के अबाउट मुझे कैलकुलेशन करना है तो ए के लिए क्या करेंगे, ए पे पेन रखिए और इसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब देखो जो ए का पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर जो है वो वी के पैरेलल है ना। तो ए के केस में क्या हो रहा है, एल ए के केस में क्या हो रहा है कि मुझे एम वी आर परपेंडिकुलर, लेकिन आर परपेंडिकुलर है ही नहीं। ये जो आर है ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज दिस पोजीशन वेक्टर आर इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। इसीलिए इसकी वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ओ क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। इस तरह से ऐसा लिखा जा सकता है, करेक्ट होगी ये बात। आगे देखते हैं, आपसे एक प्रोजेक्टाइल पे भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रोजेक्टाइल पे, कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन है कि यहां से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u having angle theta and at the highest point the projectile अपने हाईएस्ट पॉइंट पे h पे, तो पूछा जा सकता है कि बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस प्रोजेक्टाइल का अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। तो हम सबको पता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या सिचुएशन होती है, यहां पर जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, u cos ऑफ थीटा होती है, राइट। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी u cos ऑफ थीटा होगी, और इसके पास मास भी है, राइट। तो ये जो h है, h इज रिप्रेजेंटिंग r परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे u cos थीटा, और क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, h क्या होगा, r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर क्या होगा, h। अब ये जो हाइट होती है दैट इज द मैक्सिमम हाइट वेयर h, h को क्या फॉर्मूला लिखते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब h की ये वैल्यू यहां पर प्लग करके हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें पता लग सकता है, ठीक है। ये इसकी छोटी सी बातें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये तो एक पॉइंट के लिए था, एक पॉइंट के अबाउट था, एक्सिस के अबाउट अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो इसकी तो वो कैसे की जाए, चलिए देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम यहाँ पर एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से वी हैव ए रिजिड बॉडी, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और यहाँ पर एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, करेक्ट, ये एक रिजिड बॉडी है। तो इस रिजिड बॉडी का सबसे पहले तो हम एक पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, लेट्स से वी हैव ए पॉइंट P, ये जो पॉइंट है ये P है और इसका पोजीशन वेक्टर है R, R इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट द O, O जो है दैट इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस, राइट। ये जो P पॉइंट है ये क्या है, रिजिड बॉडी के ऊपर एक हमने छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिया है P पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर R है और हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है O पॉइंट के अबाउट। ये ऐसे इस तरह से हम इसको शुरुआत करेंगे। सो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O ऑफ दिस पॉइंट P कैन बी रिटन एज L इज इक्वल टू, उसका मास लिखा जाएगा, राइट। या आप ऐसे लिख सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। सो L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस M V वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। इसके साथ एक वेलोसिटी भी एसोसिएटेड है, तो हम इसको इसके साथ एक वेलोसिटी एसोसिएटेड है ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास रिजिड बॉडी है तो वी कैन से इट इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहां पर देखो क्या सिचुएशन है, ये तो एक पार्टिकल के लिए है अबाउट O, और O कहां पर लाई कर रहा है, पॉइंट O लाई ऑन द एक्सिस। तो आप इस बात को लिख सकते हैं पॉइंट O लाई ऑन द एक्सिस, एक्सिस,
पॉइंट O लाई ऑन द एक्सिस, करेक्ट। अब यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स का हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सो द एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑल द पार्टिकल्स कैन बी रिटन एज Li इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, mvi/ri, इस फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है ना, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, mvr परपेंडिकुलर, बिकॉज यहां पर जो r है वो ऑब्वियसली कैसा है, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर के। यहां पर हमेशा सर्कुलर मोशन की तरह चलेगा ना ये, तो सर्कुलर मोशन में होगा तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट इज टेंजेंशियल ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा इस रेडियस वेक्टर से। तो इस तरह से हमने सारे ही पार्टिकल्स के लिए एक जनरल फॉर्म लिख लिया है। तो इस जनरल फॉर्म में अगर आप देखेंगे एक और हमारे सामने पॉइंट आता है, वो है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो v की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज L I समीशन ऑफ mi। सो vi की जगह क्या लिखेंगे, r i ओमेगा और फिर से r i, इस तरह से। सो L I इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi r i स्क्वायर ओमेगा, इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। यहां पर बेटा ये जो सिचुएशन है आपके सामने, mr स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, है ना। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि जो mr स्क्वायर होता है, इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, where r represents the perpendicular distance between the axis and the point P. So this summation is representing actually the whole moment of inertia of the rigid body. क्योंकि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो सारे पॉइंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस is represented by this situation. So this is nothing but the moment of inertia of the rigid body, correct? और ओमेगा साथ में आ गया, is equals to L I, या I अब आप हटा ही सकते हैं, that is the smallest फॉर्मूला। अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आप जिक्र हो रहा है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा उसमें सिचुएशंस हो सकते हैं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही गिवन हो, सिचुएशंस हो सकती हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना हो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्क का क्या फॉर्मूला है, रिंग का क्या फॉर्मूला है, रॉड का क्या फॉर्मूला है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है। तो एक तो वहां पर वो आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर बॉडी का निकालना आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। फिर इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको एंगुलर मोमेंटम तक पहुंचा जाएगा। यही एक फॉर्मूला है जो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी देखोगे कि इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिए, दिस इज द रिजल्ट। एक और सिचुएशन आती है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना। जैसे होता है ना हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम हो गया और एक्सटर्नल फोर्स की जगह एक्सटर्नल टॉर्क हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारे पास हम देख के आए हैं लीनियर मोशन में, वो अब रोटेशनल मोशन में भी आपके सामने यहां पर आ जाएगा। तो मैं यहां पर उसका रिलेशन देख सकता हूं, आप हेडिंग लिख लें कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क अगेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनके बीच हमने रिलेशन देखना है कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा, एल और टाउ के बीच। अगेन बेटा हम देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर फॉर्म में उसको क्या लिखा जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ऐसा लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा हिंट हम ध्यान दे सकते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ था वहां डिफरेंशिएशन था, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स।
जो जो डिफरेंशिएशन था यहां पर भी हम वही अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला। सो dl अपॉन dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे, प्लस उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड फंक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो वैल्यू है, चलो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूं कि dl अपॉन dt इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट dp अपॉन dt, ऐसा लिखा गया, राइट। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब ये जो चीज है ये क्या होगी, वेलोसिटी हो गई, ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, और ये p क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा लिखा गया। अब देखो वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है उसका अपने ही आपके साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा, तो क्या होगा, v v साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0, मतलब कि एक वेक्टर का अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 0 आता है ना। तो इसलिए ये जो टर्म होगा ना, ये जो टर्म होगा, तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म बचेगा dl अपॉन dt, dl अपॉन dt इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट dp अपॉन dt इज नथिंग बट द फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। न्यूटन सेकंड लॉ हमें सिखाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। अब ये चीज क्या है, ये चीज है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, टॉर्क, क्या बोलते हैं बेटा प्यार से, टॉर्क बोला जाता है। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसको हम टॉर्क बोलेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया कि जो हमारे पास dl अपॉन dt होगा इज इक्वल्स टू टॉर्क, टॉर्क के बराबर होगा, इस तरह से, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू टॉर्क, टॉर्क कंबाइंड टॉर्क, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कंबाइंड टॉर्क। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि टॉर्क टॉर्क होगी। बहुत सारी किताबों में यहां पर आपको एक्सटर्नल लिखा देगा, वो भी सच है, लेकिन ये जो टॉर्क होता है ये इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों के कारण ही होता है ना। तो मैं अगर लिखूंगी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्सेस के कारण जो टॉर्क लगा, लेकिन जो इंटरनल फोर्सेस के कारण टॉर्क होता है वो एक्चुअली आपस में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक फोर्स के कारण जो टॉर्क लगा, जो सेकंड पेयर होगा दूसरी फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क्स इंटरनल टॉर्क आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसीलिए जो यहाँ पर नेट रिजल्ट बचता है वो एक्सटर्नल टॉर्क का बचता है, क्योंकि इंटरनल टॉर्क यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। बट जब हम लिखेंगे, जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ें, आप रेस्लिंग हॉलिडे पढ़ें, वहां पर आपको क्लियरली इंडिकेट, उसने इंडिकेशन दिया है कि दिस इज द टोटल टॉर्क। फिर उसने एक्सप्लेन किया है आगे, बट कि इंटरनल टॉर्क हालांकि आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम न्यूमेरिकल्स के लिए फिर कहां तक पहुंचा देते हैं, इसको ऐसे पहुंचा देते हैं, इस तरह से इसको पहुंचा देते हैं कि dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, और टॉर्क एक्टिंग बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल आ गया। अब यहां से हमें एक बड़ी अच्छी सी बात सामने आती है, क्या आती है, वो ये आती है कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो होता है कि नहीं होता। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो होता है, तो अगर L, अगर ये सारी चीज जीरो हो जाए, मतलब अगर कहीं टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क का जीरो होने का मतलब क्या होगा,
उसका मतलब होगा, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल टॉर्क का जीरो होने का मतलब क्या होगा, ये मतलब होगा, राइट, कि यहां पर मैंने क्या कर दिया कि इफ टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, अगर किसी कारणवश, किसी सवाल में, किसी सिचुएशन में एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो उस सिचुएशन में dl अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। अब बेटा हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब यहां पर जो L है, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, सो इट मींस यहां पर L क्या होगा, L इज ए कांस्टेंट, L इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, L कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा यहां पर, इस तरह से L कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। अब L कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, L क्या होता है, आई ओमेगा होता है, L क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो यहां पर हम सिचुएशंस को लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो हम यहां पर फिर लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मतलब when external torque acting on the object is equals to zero, at that situation the angular momentum of the entire system, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे होंगे, उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जब उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम कहेंगे कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम बिफोर द एपिसोड था और सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आफ्टर सम सिचुएशन था, वो सेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो सवाल है, दैट रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल इस पे सॉल्व होते हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 पे, है ना, बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी जिसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पे लिखना, कायदे से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं अपने नोटपैड पे आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें सवाल अच्छे से मैं पहले से प्रिंट होंगे, सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपके लिए इजी रहेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इलाबोरेट करना बोर्ड पे इजी होता है, बट न्यूमेरिकल पूरा लिखना और डायग्राम के लिए काफी बार उसको मिटाना पड़ेगा। सो आई विल बी ऑन द माई आईपैड पे हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स की, और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, नीट लेवल के भी, जेई लेवल के भी। तो कम से कम आपको 10 से 15 न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पर आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी फील आएगा, थोड़ा सा आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फील आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका पक्का होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैसा है, पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है भी है कि नहीं है ना। तो ये सारी बातें हमें पता करनी ही पड़ेंगी कि एक्सटर्नल मोमेंटम, कि एक्सटर्नल टॉर्क कब जीरो है, कब नहीं जीरो है, क्वेश्चन में दिया गया है कि खुद ढूंढना है, राइट। और ये जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द एनालॉजी ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो हम बड़े प्यार से आपको, अगर बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, 11th क्लास के स्कूल में टीचर पूछ लिया जाता है कि बताओ कि आपको एंगुलर फॉर्म बताओ, एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, रोटेशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ और एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करके उसको डिफरेंशिएट करके ये वाली एक्सप्लेनेशन प्यार से लिख के यहां तक पहुंच सकते हो। तो दिस रिप्रेजेंट्स द एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। आज के लेक्चर के लिए मैं इतनी ही डिस्कशन रखूंगा। दूसरा लेक्चर पे बहुत सारे, जो इसका पार्ट बी बनेगा, पार्ट बी में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।